दोस्तों यह वीडियो देखने से पहले कृपया आप पहला पार्ट देख लीजिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब अगले पर्सपेक्टिव से देखते हैं रोल ऑफ आइडियाज, प्रिंटिंग प्रेस एंड द नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इनकी आइडियोलॉजी को डेवलप करने में, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मतलब जो बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे ना, जो बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं के पास सारी रिसोर्सेज हुआ करते थे, वही सब पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ते थे और उन्हीं के लिए किताबें छपा भी करती थी, वही सब पढ़ते थे। गरीब लोगों के पास तो कोई किताबें, मतलब वो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे और ना उनको किताब पढ़ने का हक भी था। तो बड़े बड़े लोग ही सारी किताबें पढ़ा करते थे। लेकिन जब से प्रिंटिंग प्रेस आई है तो ये सब खत्म हो गया था। अब गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता था, सबको अभी बेसिक एजुकेशन मिलने लगी थी, है ना, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। और आपको याद भी होगा, मैंने आपको ऊपर पहले पढ़ाया था कि मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर लिया गया था, किसके द्वारा? जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो प्रिंटिंग की जो स्पीड थी ना, वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस की वजह से काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आ गया था ना। अब आइडिया ट्रांसमिशन किए जा सकते थे, है ना। मतलब एक फिलोसोफर है, अब उसके क्या क्या विचार है, उसके क्या क्या आइडियाज हैं, वो अब किताब लिख सकता है ना अपने बारे में या अपनी आइडियाज के बारे में, और लोग पब्लिश करवा सकता है और लोगों को बांट बंटवा सकता है ना। तो लोगों को पता चल सकता है कि ऐसे ऐसे कुछ आइडियाज भी होते हैं, है ना। तो ऐसे करके जो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा आइडियाज को ट्रांसमिट करने में। और अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ के आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप कई जितने भी फिलोसोफर को पढ़ते हैं, प्लेटो हो गया, अगस्तो हो गया, तो इनके जो आइडियाज है ये हमें कहाँ से पता चलते हैं? इनकी किताबों से पता चलते हैं। इन्होंने कई सारी अपनी किताबें लिखी हुई हैं, है ना। तो वो जब अगर वो प्रिंट नहीं करवाते तो हमें आइडियाज पता ही नहीं चलते कि इन्होंने इतने बड़ी बड़ी आइडियाज भी दिए हैं। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो बुक्स होती थी वो मोर एक्सेसिबल हो गई थी, सबको आसानी से मिल जाती थी, पुअर को भी और रिच को भी। और सब अब लोगों के जितने भी आइडियाज हुआ करते थे ना, उनको आसानी से पढ़ सकते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोटेस्टेंट आइडियाज थे ना, इनका बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कैथोलिक थे ना, उनकी आइडियोलॉजी को अब लोग नकारने लगे थे। अब प्रोटेस्टेंट आइडियाज को फॉलो करने लग गए थे। इसकी वजह से आइडिया का विकास हुआ, लोगों को पता चला कि इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज भी होते हैं, लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट आए, कैपिटलिज्म आया, इसकी वजह से काफी सारी चीजें अच्छी होने लग गई थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया था। और देखिए जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी तो उससे पहले जो नॉलेज का ट्रांसमिशन था वो काफी ज्यादा लिमिटेड था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। जो कॉपीज होती थी वो काफी लिमिटेड होती थी, जो अमीर क्लास के लोग होते थे सिर्फ वही पढ़ सकते थे। और जो छपती भी थी ना वो काफी ज्यादा महंगी होती थी, क्योंकि वो हाथ से छापी जाती थी वर्कर्स के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा ही वो सब छापी जाती थी। तो काफी ज्यादा महंगी भी होती थी। तो जो अमीर लोग होते थे सिर्फ वही पढ़ पाते थे, एलिट लोगों के लिए ही ये छपती थी। तो देखिए ग्यूटनबर्ग आए, उन्होंने अपनी मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रिंटिंग, जो कॉपी प्रिंट की जाती थी ना, उसमें कोई भी एरर नहीं होता था, बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट हो जाती थी। तो इसकी वजह से, जो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। इन्होंने मतलब एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन कर दिया था। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस की वजह से न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। इसका मतलब ये कि नई तरीके से जो उत्पादन है ना वो शुरू हो गया था। किनका उत्पादन? किताबों का उत्पादन स्टार्ट हो गया था, है ना। तो बुकों का जब प्रोडक्शन हो रहा था, इसकी वजह से नए नए कैटेगरीज के ऑथर्स आ गए थे, है ना। वो अपनी किताबें लिखते थे और उसको छपवाते थे। और एक नई कम्युनिटी बन गई थी रीडर्स की। कम्युनिटी मतलब जैसे कि हम स्टूडेंट है, टीचर्स है, तो एक टाइप की कम्युनिटी है रीडर्स की जो किताबें पढ़ा करते थे। और नई नई लाइब्रेरीज भी बनने लगी। तो पूरे यूरोप में भी काफी सारी लाइब्रेरीज बन गई थी किताबों की। और देखिए इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क बन गया था, है ना। कोई किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी, वो कोई भी किताब वगैरह लिखता, प्रिंटिंग प्रेस जाता, छपवाता और लोगों में बंटवा देता था। तो पूरा एक नेटवर्क बन चुका था। तो इसकी वजह से जो वेस्टर्न यूरोप था ना, उसने काफी ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर लिया था, अपने आप को काफी ज्यादा लिटरेट भी कर लिया था, नॉलेज उन्होंने अपनी बढ़ा ली थी। और देखिए इसकी वजह से मॉडर्न बॉर्ग्यूज कल्चर की भी फाउंडेशन रखी गई। अब देखिए बॉर्ग्यूज कल्चर क्या होता है? एक टाइप का मिडिल क्लास कल्चर भी आप इसको मान सकते हैं। मिडिल क्लास उभर कर आया, क्योंकि जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी ना, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो सिर्फ दो सेक्ट में बटा हुआ था पूरा समाज, एक अमीर और एक गरीब। या तो पूरा अमीर था कोई, या तो पूरा गरीब था, बीच का कोई नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसी किताबों बटना शुरू हो गई,
तो जो गरीब लोग हैं वो पढ़ पढ़ कर क्या मिडिल क्लास बन गए थे, उन्होंने भी अपना फिर कुछ स्टार्ट कर दिया था, पढ़े लिखे हो गए थे ना, तो उन्होंने फिर कुछ कमाना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे गरीबी से उठकर मिडिल क्लास में आ चुके थे। तो मिडिल क्लास कल्चर की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। जैसे कि अब टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर और जितने भी बीच के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो ये सब क्या थे, मिडिल क्लास कल्चर में ही आते हैं। तो देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो समाज है ना वो तीन हिस्सों में बढ़ गया था, एक तो रिच, पुअर और मिडिल क्लास। अब हम देखेंगे यूरोप का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। तो देखिए ये आप सब पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से ही कि जो मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी थी वो हेरारिकल स्ट्रक्चर में बटी हुई थी, क्योंकि क्लेरिगी थे, नोबेलिटी थी और पीसेंट लोग। पीसेंट कौन थे, फार्मर, गरीब लोग। नोबेलिटी लोग कौन थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, एलिट लोग हुआ करते थे, राजा वगैरह हो गए। और क्लेरिगी मतलब चर्च के लोग, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, चर्च और जो राजा हुआ करता था ना, दोनों के पास लगभग लगभग इक्वल पावर हुआ करती थी। तो इन दोनों के पास तो मतलब पावर थी, अमीर भी थे, लेकिन पीसेंट क्या थे, गरीब थे, फार्मर्स, किसान वगैरह थे। अब देखिए जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था ना, ओवर अ टाइम क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स हुआ करते थे ना, उनको भी अब क्या थी, पावर मिलने लग गई थी। अब वो भी एक नोबिलिटी की क्लास में आने लग गए थे, क्योंकि जो व्यापारी हुआ करते थे, जो पहले राजा वगैरह थे ना, सिर्फ वही नोबल माने जाते थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन अब जो मर्चेंट्स थे, यानी जो व्यापारी थे ना, जो अब व्यापार करने लग गए थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा आने लग गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म पे शिफ्ट होने लग गए थे। तो कैपिटलिज्म में जो पूंजीपति हुआ करते थे, अब वो भी नोबलिटी में आने लग गए थे, अब उनको भी नोबल माना जाता था। और देखिए जो सर्फडॉम था ना, वो भी वीकेंड होने लगा, कमजोर होने लगा। सर्फडॉम होता है दास प्रथा, यानी जो लेबरों से काम करवाया जाता था ना, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे, बस मजदूरी करवाई जाती थी कि तुम बस काम करो, उनको पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते थे। तो ये जो सर्फडॉम था, इसका भी ये धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। और जो सोसाइटी थी ना, वो पैट्रियार्कल की, यानी पितृ सत्तात्मक थी, यानी जो घर का जो मुखिया होता था वो एक मेल होता था, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो इससे अब क्या हो रहा था कि जो वेल्दी वुमेन थी, यानी जो अमीर औरतें थी ना, वो भी अब स्टेट्स को संभालती थी अपनी हस्बैंड्स की अब्सेंस में। अगर किसी अमीर वुमेन का पति जो मर जाता, तो वो आगे का जो वो व्यापार था वो संभालती थी। और यहाँ तक कि जो वुमेन थी ना, वो भी नोबल कैटेगरी की मानी जाती थी। अब हम देखेंगे अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स, यानी यूरोप में शहरीकरण कैसे हुआ और उनका जो व्यापार था वो कैसे बढ़ा, यानी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई। अब देखिए जो वेस्टर्न यूरोप के जो अर्बन सेंटर हुआ करते थे ना, वहां पे अब काफी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी थी, काफी सारी जनसंख्या बढ़ चुकी थी। लेकिन देखिए ये जो जनसंख्या बढ़ रही थी ना, ये फेयर्स और लोकल मार्केट के तरफ बढ़ रही थी, यानी जहाँ पे मेले वगैरह लगते थे ना, वहां पे जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही थी। और जहाँ पे जो लोकल मार्केट, जहाँ पे आम सामान मिलता है रोजमर्रा का, वहां पर ही जनसंख्या बढ़ रही थी। और आप देख सकते हैं कि अराउंड 1900 सीई में, मतलब जब यूरोप में 1900 सीई चल रहा था, तो वहां पे जो अर्बन जो सेंटर हुआ करते थे, वहां पे सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही रहती थी। लेकिन अगर हम बात करें 15th सेंचुरी के एंड तक, वहां पे 8% जो जनसंख्या थी वो बढ़ चुकी थी। 8% लोग अब अर्बन सेंटर्स में रहा करते थे। अब देखिए अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा हो चुका था, है ना, और लोगों की जनसंख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब उनके पालन पोषण के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी थी। तो इसके लिए जब उन्होंने ट्रेड वगैरह करा, तो ट्रेड के साथ साथ उन्होंने कई सारे अदर इंस्ट्रूमेंट उससे रिलेटेड भी डेवलप किए, जैसे कि एक्सचेंज बैंक। इसका काम क्या होता है, दूसरे देशों के जो पैसे है ना, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना, मतलब एक्सचेंज, जो करेंसी का एक्सचेंज है ना, वो इसका काम होता है एक्सचेंज बैंक का। और जॉइंट स्टॉक कंपनीज और अदर फैसिलिटीज जो कॉमर्स से रिलेटेड होती है, उनको भी डेवलप किया गया यूरोप में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके। अब देखिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड करने हैं ना, यूरोप को अगर एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करना है, काफी लंबा डिस्टेंस होता है, तो इसके लिए उनको पार्टनरशिप करनी भी जरूरी होती है ना, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत होती है। तो इसकी वजह से उनको कई सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, जैसे मर्चेंट्स को क्रेडिट वगैरह देना पड़ता था, मैरीटाइम एक्सचेंज किए जाते थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाए जाते थे। अब हम देखेंगे सेंटर्स ऑफ लर्निंग, यानी सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल क्या है, एक सेंटर ऑफ लर्निंग है। यूनिवर्सिटीज हो गई, तो हम ये देखेंगे कि यूरोप में यूनिवर्सिटीज और ये स्कूल कैसे शुरुआत हुई इनकी। तो देखिए अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूरोप में पहली जो यूनिवर्सिटी लगी ना, वो लगी थी 11th सेंचुरी में, वो लगी थी बोलोग्ना में, और ये इटली में है। तो इस यूनिवर्सिटी ने काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा था फॉरेस्टिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस में। मतलब इसने साथ साथ लोगों को लिटरेट तो कराई, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी करवाई, है ना। लोग लिखेंगे पढ़ेंगे जब भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कंट्री का।
और कल्चरल ग्रोथ भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीजें सिखाई जाती कल्चरल रिलेटेड, है ना। कल्चर को भी प्रिजर्व करना, कैसे प्रिजर्व करना है, कल्चर को कैसे फॉलो करना है, वो काफी सारी चीजें यहाँ यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती थी। और देखिए एक और बात जानिए कि जो यूनिवर्सिटीज थी वो तो 11th सेंचुरी में आ गई थी, लेकिन जो स्कूल्स थे ना वो काफी बाद में आए थे। उनको जो स्कूल्स है ना उनका इन्वेंशन हॉरेस मान द्वारा किया गया था, और ये एक अमेरिकन थे। तो जो स्कूल की शुरुआत की गई थी ना वो 1837 में की गई थी। तो सबसे पहले जो स्कूल था वो अमेरिका में लगा था 1837 में। तो ये स्कूल काफी बाद में आए थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज थी, जो लर्निंग का जो सेंटर था, वो काफी ज्यादा पहले स्टार्ट हो चुका था 11th सेंचुरी में इटली में, है ना। अब देखिए यूनिवर्सिटीज में क्या क्या पढ़ाया जाता था। अब देखिए जो यूनिवर्सिटीज थी ना ये एक सेंटर थी न्यू एंड साइंटिफिक थिंकिंग की। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोफेसर वगैरह हुआ करते थे, जो बड़े बड़े टीचर्स हुआ करते थे, वो अपनी थिंकिंग दिया करते थे। और जितने भी जो फिलोसोफर होते थे ना वो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर मतलब पढ़ाया करते थे, और नए नए थिंकिंग इजाद किया करते थे, आइडियोलॉजी बनाया करते थे, और नई नई चीजों पर डिस्कशन किया करते थे, और नई नई इन्वेंशंस भी किया करते थे। और जो देखिए जो यूनिवर्सिटीज का जो करिकुलम हुआ करता था, उनके जितने भी सब्जेक्ट थे वो मेनली फोकस किस पे करते थे, आर्ट्स पे, लीगल इश्यूज पे, थियोलॉजी पे, और मेडिसिन वगैरह पे, दवाइयों की मतलब दवाइयों पढ़ाई जाती थी, कौन कौन सी दवाई किस काम आती है। थियोलॉजी मतलब होता है जो धार्मिक चीजें पढ़ाई जाती है ना, जैसे कि जो बाइबल वगैरह उनकी होती थी, तो बाइबल के बारे में पढ़ाया जाता था, और जो भी जो जो धार्मिक लिटरेचर हुए थे तो वो पढ़ाए जाते थे। और लीगल इश्यूज पढ़ाए जाते थे कि मतलब जो लीगल जानकारी दे सकते हैं कि मतलब आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करेंगे तो आपको क्या सजा मिल सकती है। तो लीगल इश्यूज पे बात होती थी कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज के बारे में, है ना। और आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था, कल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाता था, उनके कल्चर के बारे में बताया जाता था। लेकिन देखिए वो कम ध्यान देते थे, लेस एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल फील्ड, मतलब वो प्रैक्टिकल फील्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, शिप बिल्डिंग, मतलब एक जहाज कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे मेनली जो किसका प्रोडक्शन होता था, शिप का होता था, क्योंकि उनको एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता था। एग्रीकल्चर, वेटनरी मेडिसिन और मिलिट्री स्किल्स, तो इन सब की नॉलेज उनको नहीं दी जाती थी। और देखिए जो यूनिवर्सिटीज की जो डिग्रीज हुआ करती थी ना वो लेस पॉपुलर थी, मतलब जो समाज है ना वो उसको ज्यादा महत्व नहीं देता था। मतलब आप देख सकते हैं कि जब से लेके अब तक कुछ भी नहीं बदला है, जो उस टाइम पे था वो भी आज के टाइम पे ही है। आज के भी जो बड़े बड़े जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है, वो अलग अलग थ्योरीज दिया करते हैं, और हमें भी क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाते, प्रैक्टिकल नहीं सिखाते यूनिवर्सिटीज में, है ना। और जो यूनिवर्सिटीज की डिग्री मिलती है वो भी समाज में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती है, उनको माना ही नहीं जाता कि ये कोई बढ़िया डिग्री है ना। तो मतलब देखा जाए तो जब से लेके अब तक कुछ भी नहीं बदला है, और ये सब चीजें ना अंग्रेजों की देन है। उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया है जैसे कि तब था पुराने टाइम में, और वही आज के टाइम पे इन्होंने कर दिया है। क्योंकि देखा जाए तो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा काम आती है, वो भी रियल लाइफ में। खैर छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द क्लासिकल एंड मेडिवल लेगेसी, मतलब अब हम देखेंगे लेगेसी मतलब होता है विरासत। तो मतलब अब जब यूरोप मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, जब उसको मॉडर्न हो गया था, तो उसने विरासत में हमारे लिए क्या क्या छोड़कर वो गए हैं। तो सबसे पहला है इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी। अब देखिए आपको टाइम पीरियड भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन कब स्टार्ट हो गया था, 14th सेंचुरी के बाद से स्टार्ट हो गया था मॉडर्नाइजेशन। अब हम मेडिवल यूरोप की बात कर रहे हैं, यानी 14th सेंचुरी से पहले, 10th 9th 9th 10th 11th 12th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो जब ट्रांजिशन हो रहा था मेडिवल यूरोप से अर्ली मॉडर्न यूरोप तक, तो काफी सारे चेंजेस आ चुके थे। तो उसी टाइम पे जो ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है ना उनका राइज हो चुका था, जैसे कि मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन्स। क्राफ्टमैन्स मतलब होता है जो छोटी छोटी मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, घड़े वगैरह बनाते हैं ना, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी वगैरह हो गए, वर्कर्स हो गए, एकेडमिक मतलब जो टीचर्स वगैरह हो गए जो पढ़ाते थे। तो ये उभर कर आने लगे थे, इनके खुद के ना ग्रुप्स बन चुके थे। और देखिए इन्हीं ग्रुप ने ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इन्होंने क्या करा कि जो बड़े बड़े एलिट्स लोग होते थे ना उनसे उनकी पावर छीन ली थी, है ना। जो वो रूल करते थे, गरीबों को दबाते थे, तो इन्होंने क्या करा, खुद की आवाज उठाई थी, है ना। ये भी पढ़े लिखे हो गए थे, तो एजुकेशन का ये फायदा होता है कि आप किसी के भी गुलाम नहीं रहते हो ना। किसी के भी अगर आप पढ़े लिखे हो तो किसी की भी आप बात नहीं मानते हो, जो सही है वो सही होती है, वो गलत है गलत को गलत बोलते हैं। तो यही फायदा हुआ, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो टीचर्स थे, लॉयर वगैरह हुआ करते, डॉक्टर वगैरह होते थे, तो ये जो एलिट लोग थे ना, नोबल लोग थे, इनकी नहीं सुनते थे।
तो वो नेगोशिएशन करते थे पावर शेयरिंग को लेकर। वो कहते थे कि तो सारी पावर आप पे नहीं रहेगी, कुछ पावर हमें भी दो। तो इससे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्योंकि देखिए पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था ना, सारी पावर फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होती थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, पावर बांट दी गई। किसमें बांट दी गई? मिडिल क्लास जो लोग होते थे ना, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, उनमें बांट दी गई सारी पावर। तो इससे क्या हुआ था, जो फ्यूडलिज्म है वो खत्म हो गया था, फिर कैपिटलिज्म आ गया था। अगला है बैलेंसिंग ऑफ पावर्स। अब देखिए पहले क्या होता था कि हायरार्की होती थी, सबसे ऊपर राजा होता था, फिर उसके नीचे फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, फिर पीसेंट लोग हुआ करते थे। तो जो राजा होते थे ना, वो पीसेंट लोगों की बात नहीं सुनता था, राजा अपनी मनमानी करता था, गरीबों को दबाता था। लेकिन अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ था तो बैलेंसिंग ऑफ पावर होने लगी थी। अब जो राजा था वो निचले लोगों की बात भी सुनता था, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेगा तो क्या होगा कि राजा को हटा दिया जाएगा। और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा भी है, क्योंकि उसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि अब लोगों के पास शिक्षा आ चुकी थी, लोग पढ़े लिखे होने लग गए थे, लोगों के पास किताबें आ चुकी थी, लोग मॉडर्न हो चुके थे, लोगों को पता था कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत था। तो राजा की भलाई इसी में थी कि वो लोगों की बात माने, अगर नहीं मानता तो उसका जो तख्त है ना वो छीन लिया जाता। तो जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है ना, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर हमें राजा बने रहना है तो हमें नीचे जो लोग हैं ना, बिल्कुल बॉटम, उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। तो देखिए ये भी एक विरासत के तौर पर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि क्लासिकल और मेडिवल पीरियड में, यानी पुराने टाइम में और बीच के टाइम में, राजा गरीबों की सुनता नहीं था, मानता नहीं था। लेकिन जैसे ही मॉडर्नाइजेशन हुआ तो राजा ने उनकी सुनने लगा, है ना, मिडिल क्लास की भी सुनी और गरीबों की भी सुनी। अगली लेगेसी है चैलेंजेस टू चर्च अथॉरिटी। अब देखिए पहले क्या होता था, अर्ली टाइम में या फिर मिडिवल टाइम में जो चर्चेज होती थी वो काफी ज्यादा पावरफुल होती थी। वो जो भी कहती थी ना, इवन जो किंग होता था उनको भी उनकी बात माननी पड़ती थी। वो जो भी कहते थे ना, लोगों को उनकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो हम कह रहे हैं ना, ये ईश्वर ने कहा है, ईश्वर चाहते कि तुम ऐसा करो। लेकिन देखिए 14th सेंचुरी के बाद जब मॉडर्नाइजेशन आ चुका था तो रैशनलिज्म का राइज हुआ। अब ये रैशनलिज्म का एक टाइप की विचारधारा है। इसका मानना है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। और इसका ये भी मानना है कि जो हम रह रहे हैं ना समाज में, हम अपने लॉजिक दे सकते हैं। अगर वो लॉजिक सही है तो उसी की वजह से, उस लॉजिक की वजह से हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं, अपना वेलफेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो जैसे कि हमारा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए सबको। अब क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि ये लॉजिक है ना, क्योंकि सब अपना डेवलपमेंट जब भी कर पाएंगे क्योंकि जब सबको स्वतंत्रता होगी, फ्रीडम होगी। तो एक टाइप का एक लॉजिक है, तो इसी लॉजिक की वजह से हम अपना फायदा कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे लॉजिक मिलकर हम उसकी वजह से हम अपना फायदा कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रैशनलिज्म। लेकिन देखिए अब इसका उदय कैसे हुआ? क्योंकि देखिए अब जो चर्चेज होते थे, अब जो वो कहते थे लोगों को वो करना पड़ता था, क्योंकि वो कहते थे ईश्वर ने कहा है। लेकिन जैसे जब रैशनलिज्म आ गया था तो लोग अब चर्च को चैलेंज करने लगे थे, तुम इसके पीछे का लॉजिक बताओ, तुम हमें ये करने को कह रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो सवाल करने लग गए थे, चैलेंज करने लग गए थे चर्च अथॉरिटी को। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो कई लोग कहते हैं कि जैसे कि जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं उनको हम छू नहीं सकते हैं, है ना, अनटचेबिलिटी होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो हमारी तरह ही सेम, नीचे जो लोग होते हैं वो भी सेम होते हैं, है ना, वो भी इंसान होते हैं, उनका भी खून लाल होता है ना, वो भी सेम होते हैं। लेकिन कोई लोग कहते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, अगर हम उनको छुएंगे, उनका उनके साथ रहेंगे। तो ऐसा मानना क्या है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो यही उस टाइम पे हुआ था, लोग तर्क देने लग गए थे कि तुम इसके पीछे का, ये तुम कह रहे हो इसके पीछे का लॉजिक बताओ, अगर तुम्हारा लॉजिक सही हुआ तभी हम इस चीज को फॉलो करेंगे। तो देखिए जब यूरोप में रैशनलिज्म आ गया था ना, इसकी वजह से क्या हुआ था, पावर का शिफ्ट हो गया था, बैलेंस ऑफ पावर हो गया था यूरोप में। क्योंकि अब जो नीचे के लोग होते थे ना, जो कमजोर लोग हुआ करते थे, अब वो पढ़े लिखे हो गए थे। अब वो लॉजिक देने लग गए थे और लॉजिक पूछने लग गए थे चर्चेस से कि अब हम तुम्हारा कहा जब भी मानेंगे जब तुम उसके पीछे का लॉजिक बताओगे, और वो लॉजिक हमें सही लगेगा तभी हम उस चीज को फॉलो करेंगे। तो इससे ये देखा गया कि जो पावर है ना उसका बैलेंस हो गया था। अब चर्च जो भी कहता था वो लोग नहीं मानते थे, लोग जब भी मानते थे जब वो उसके पीछे कोई लॉजिक होता था। तो दोनों में अब देखा जाए तो पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, तो बैलेंस ऑफ पावर यूरोप में हो चुका था। तो हमने ये कुछ लेगेसीज पढ़ी जो मॉडर्नाइजेशन के बाद हमें मिली विरासत में। हमें क्या क्या मिला? हमें एक सिविल सोसाइटी मिली, हमें बैलेंस ऑफ पावर मिली, अब लोगों के पास भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, हमें चैलेंज टू चर्च अथॉरिटी। अब जैसे कि हम भी देखें तो हम भी अपने धर्म को चैलेंज कर सकते हैं कि अगर तुम ये करने को कह रहे हो तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। तो हमें ये कुछ चीजें जो हमें विरासत में मिली है मॉडर्नाइजेशन से।
तो यहीं पे हमारा ये पहला लेसन फिनिश होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ दिक्कत है या कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।